नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रमुख शासकों में से एक गयासुद्दीन बलबन के वीडियो संख्या 4 यानी कि अंतिम वीडियो का अध्ययन करेंगे। आप लोग नोट्स में इन्हें ज़रूर ऐड करें और पूरा वीडियो देखें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। बलबन का राजत्व सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे। बलबन के बारे में आरंभ में पढ़ चुके हैं कि वह 46 से 66 तक के बीच विभिन्न पदों पर रहा था। फिर उसके बाद 1266 से 87 तक शासक के रूप में काम किया था। अब उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक बना था, उसके बाद इल्तुतमिश बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। लेकिन बलबन ने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया और सबसे मजबूती से शासन किया। तो इल्तुतमिश राजा पद की रूपरेखा खींची थी, परंतु बलबन उसे पूर्ण उच्चता व शक्ति प्रदान की थी। निजामी लिखते क्या, सुनिए कि इन निरंतर उपदेशों के पीछे उसकी हीन भावना और अपराध भाव की जटिल प्रक्रिया का भी आभास मिलता है। अपने मालिकों और अमीरों को, जिनमें अधिकांश उसके साथी थे, कानों में निरंतर चिल्ला कर यह कहने से कि राजत्व एक दैवी संस्था है, उसका यह उद्देश्य था कि राज हत्या का जो कलंक उसके माथे पर लगा था उसे धो डाले और मन में यह विचार बैठा ले कि वह देवेच्छा से सिंहासनारूढ़ हुआ है, किसी हत्यारे के विष भरे प्याले या कटार के बल पर नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है कि निजामी का मानना था कि बलबन पे जो आरोप लग रहे थे, जैसा कि सतीश चंद्रा ने भी लिखा है कि ये अपने सुल्तान यानी अपने दामाद जो इससे पहले शासक था नसरुद्दीन महमूद, उसकी हत्या करके, विष देके उसके सपरिवार हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसलिए अपने शासन के औचित्य को सिद्ध करने के लिए, लोगों के मन में यह बैठाने के लिए कि नहीं, मैं खलीफा के आदेश से बैठा हूँ, मैं एक योग्य शासक हूँ, इसलिए वो इतने सारे उपक्रम कर रहा था कि राजत्व को अपनाया, एक सिस्टम अपनाया शासक के रूप में कि गंभीर रहो, राज दरबार में कम लोगों से बात करो, सिजदा या पैबोस की प्रथा आरंभ की। तो ये सब चीज़ के पीछे उसका ये उद्देश्य था कि वह लोगों के मन में ये भावना डाले कि वह उचित शासक है, सही तरीके से गद्दी पर बैठा है, न कि गलत तरीके से वो सबका भला करेगा। इसलिए वो इतने सारे काम कर रहा था। अब आगे देखिए, हबीबुल्लाह लिखते हैं, हबीबुल्ला बलबन को हत्यारा नहीं मानते हैं, अपने दामाद या अन्य उसके बेटों का ये हत्यारा नहीं मानते हैं। लिखते हैं ABM हबीबुल्ला साहब, गद्दी पर अपने वंशानुगत उत्तराधिकारी के अभाव को जानते हुए उसने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए स्वयं को तुर्की का पौराणिक वीर आफरसियाब का वंशज बताया। अपने शब्दों में और कार्यों में उसने निरंतर सुल्तान की पवित्रता पर बल दिया। मतलब कि वह इसलिए गद्दी पर बैठा क्योंकि बाद के शासक अयोग्य थे, ऐसा हबीबुल्ला साहब का मानना है। और शायद वह दास्ता से भी मुक्त नहीं हुआ था। सुल्तान पद की गरिमा को साबित करने के लिए उसने अपने को जनता की नज़र में वैध शासक साबित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए थे, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, मिनहाज व जियाउद्दीन बर्नी साहब है, ये इसके बलबन के दास्ता से मुक्ति का उल्लेख नहीं करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बलबन घोषणा की कि राजा का हृदय ईश्वर कृपा का विशेष कोष है और समस्त मनुष्य जाति में उसके समान कोई नहीं है। यानी कि वो जो सुल्तान बना था, तो सुल्तान के पद के बारे में बोल रहा था कि सुल्तान जो होता है, पूरा मनुष्य जाति कोई उसके बराबरी का होता नहीं है। उसका विचार था अगर राजत्व को जनता के निकट ला जाए तो उसका अंत हो जाएगा। ये बलबन साहब का मानना था कि अगर राजा आम लोगों से एकदम मिलजुल के रहेंगे, ज़्यादा आम लोगों के बीच जाएंगे, तो जो सामान्य लोग होंगे उनमें भी शासक बनने की इच्छा बलवती हो जाएगी, वो भी शासक बनना चाहेंगे, शासक की ज़्यादा इज्जत नहीं होगी। इसलिए वो राजत्व को जनता के निकट ले जाने को बुरा मानता था। राज्यारोहण से पूर्व, मतलब कि गद्दी पर बैठने से पहले ही, जब हलाकू जो मंगोल था, तो इसके प्रतिनिधि 1259 में भारत आए थे
और अब आपको बता दूं ये गद्दी पर कब बैठा था, 1266 में। तो 1259 में हलाकू के प्रतिनिधि जब भारत आए तो बलबन ने उसके स्वागत की वैभवपूर्ण योजना बनाई और दरबार को सावधानी के साथ बड़ी शान शौकत से सुसज्जित किया था। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने संसानियों व ख्वारिज़मी शासकों के दरबार का अनुसरण किया और राजत्व की मान मर्यादा पर बहुत बल दिया कि वह सुल्तान है, सबसे श्रेष्ठ है, लोग उसे श्रेष्ठ माने। इसके लिए वो अलग अलग व्यवहार कर रहा था। क्या सब कर रहा था आगे हम देखते हैं। 16वीं शताब्दी के लेखक फिजूनी अस्तरबादी के अनुसार, 16वीं शताब्दी के लेखक फिजूनी अस्तरबादी ये बलबन के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। उसके लंबे चेहरे पर दाढ़ी थी, चेहरा लंबा था, दाढ़ी थी। उसके ऊंचे मुकुट से उसकी दाढ़ी के अंतिम छोर तक लगभग 1 गज की लंबाई होती थी। इस भय उत्पन्न करने वाले व्यक्तित्व के साथ वह दरबार में बैठता था और शिष्टाचार व दरबार की प्रतिभा के तत्वों को महत्व देता था। मतलब कितना एक लोगों के मन में एक अपने प्रति कि हम कितने श्रेष्ठ सुल्तान हैं, इसके लिए वो सारी बातें किया करता था, कर्म से भी और अपने पहनावे ओढ़ावे से भी। 2 प्रथा शुरू की थी, पिछले वीडियो में भी पढ़े थे। सिजदा मतलब सर झुकाना और पायबोस मतलब साष्टांग दंडवत प्रणाम करना या चरण चूमना। तो इस दोनों का ये प्रारंभ किया था। और जो बड़े से बड़े अमीर कोई भी आए तो उसको ये प्रक्रिया का पालन करना ही पड़ता है अगर आप बलबन के दरबार में आते हो तो। बर्नी लिखते हैं कि दिल्ली के किसी अन्य सुल्तान ने ऐसा नहीं किया था। तो इस हिसाब से बलबन अपने पूर्व सुल्तानों से सबसे आगे निकल गया था। मंगोलों के विनाशकारी युद्धों के प्रकोप से सुरक्षित होने के लिए विदेशी विद्वान व शहजादे भारत आए। अब मंगोल तो थे बड़े आक्रमणकारी, जहाँ जाते थे लूटपाट एकदम कत्लेआम मचा देते थे। तो उसके डर से बहुत सारे शहजादे और विद्वान सब भारत आए। बलबन ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया। इससे बलबन की क्या हुई, प्रतिष्ठा बढ़ गई और बलबन को विदेशों में मुस्लिम संस्कृति के संरक्षक के रूप में ख्याति मिलने लगी कि भाई मुस्लिमों को बचा रहा है, उस मुस्लिम कल्चर को बचा रहा है। कौन? गयासुद्दीन बलबन। अब ये जो ख्यातियाँ मिली बलबन को कि बलबन समझने लगा कि पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय उसी को है। अतः उसने खलीफा के स्मरण के लिए अपने सिक्कों पर क्या किया, खलीफा का नाम अंकित किया तथा मस्जिद के खुतबे में अब उसका नाम पढ़ा जाने लगा। इससे ये बातें निकल कर सामने आती है कि गयासुद्दीन बलबन अब अपने शासन के औचित्य को जनता के बीच आसानी से ले जा रहा था, क्योंकि जब खलीफा का प्रतिनिधि हो गया तो जनता जो रहेगी वो उसको अपना सुल्तान मानेगी और उसके अंदर काम करेगी। बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, प्रतिष्ठा व न्याय पर आधारित था। उद्देश्य सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रभुत्व रखना था। ये जो बलबन का राजत्व सिद्धांत था वो क्या था, मतलब वो न्यायप्रिय था, ठीक। और उसका उद्देश्य क्या था कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सैनिक होते हैं राजा के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, इन सब पर अपना प्रभुत्व जमा के रखना। वह इल्तुतमिश के समान केवल अभिजात वर्ग का मुखिया नहीं बना रहता था। इल्तुतमिश क्या था, तुर्कान चिहलगानी का गठन किया था तो अमीरों का मुखिया हो गया। 40 अमीर था, जिसमें कि बरनी बताते हैं कि उतने थे नहीं गिनती में, उससे कम ही थे। तो खैर जो भी बात हो, तो वो अमीरों का ही था। लेकिन ये जो बलबन था ये सबका मसीहा बनना चाहता था, सबका, ना कि अमीरों का। वो अपनी निरंकुशता में सबसे बड़ी बात है तुर्क अमीर को मानता था। तुर्क अमीर उसको बड़ी समस्या लग रहे थे, इसलिए वो क्या किया कि निम्न वर्ग के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद देकर 40 के समक्ष स्थान दिया, जिनमें अधिकतर मर गए थे या बूढ़े हो गए थे। अब ये तुर्कान चिहलगानी का गठन तो इल्तुतमिश किया था, तो उस समय के अधिकतर बूढ़े हो गए थे गुलाम, और वो सब मर भी रहे थे। तो ये बलबन निम्न वर्ग के तुर्कों को भी 40 के तुर्कान चिहलगानी, मतलब वो जो 40 सदस्य थे उसके समक्ष स्थान दिया, नए निम्न वर्ग के तुर्कों को भी, यानी कि वो तुर्क अमीरों को कमज़ोर करना चाहता था। अब अधिकारी चुनते समय उसने शहजादों को क्या सलाह दी थी कि सरकारी अधिकारी इस प्रकार के मधुर तथा अन्य गुणों से पूर्ण होना चाहिए कि जनता स्वयं उन्हें अपना आदर्श मान ले। मतलब जनता उन्हें हीरो मानने थे। हीरो मानने के लिए ज़रूरी क्या है, वो हीरो वाले काम करे।
इसलिए वैसे गुण देखकर आप अधिकारियों का चयन कीजिए जो कि प्रजा उनका अनुकरण करे। शहजादों को अपने उत्तराधिकारियों पर विश्वास भी रहना चाहिए। अधिकारियों पर माफ़ कीजिएगा, अधिकारियों पर विश्वास भी रहना चाहिए। देखिए, जब किसी को अगर विश्वास ही नहीं होगा तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। आप जिस किसी अधिकारी को नियुक्त करते हैं, आपको खुद उस पर विश्वास नहीं, तो जनता कैसे विश्वास करेगी। कहते हैं ना कि आप कुछ चाहते हैं कि सारी दुनिया आपसे प्यार करे, तो सबसे पहले ज़रूरी बात है कि आप खुद से प्यार कीजिए। आप पहले खुद से प्यार करना सीखिए, फिर दुनिया आपको प्यार करेगी। तो यही बात है कि आप जिस शहजादे को सलाह दिया कि जिस अधिकारियों को तुम चुनते हो, पहले चाहते हो कि दुनिया उस पर बिलीव करे, लोग उसको माने, अनुकरण करे, तो पहले तुम उसको मानो, तुम उस पर बिलीव करो, तुम उस पर विश्वास करो। उसके अनुसार राज्य की प्रतिष्ठा केवल सुल्तान के हाथों में न होकर अधिकारियों के भी हाथ में होती है। इन अधिकारियों के कार्यों का जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब तो राजा तो अकेले, सुल्तान तो पूरी सल्तनत को चलाएगा तो नहीं, उसके लिए तो अधिकारी हर एक ज़िले में, क्षेत्र में, गांव में नियुक्त करने होंगे। तो इन सबको अधिकारियों को क्या है, मतलब कि न्यायप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति आदि गुणों से लैस होना चाहिए ताकि जनता सुरक्षित रहे, अत्याचार मुक्त रहे। साधारण नागरिकों के प्रति बलबन क्या था, बड़ा दयालु था और उसके प्रति उसने पिता तुल्य चिंता का प्रदर्शन किया कि मतलब जितने नागरिक है वो मेरे क्या है, पुत्र है और मैं उनका पिता हूँ, अतः मैं उनका पूरा ख्याल रखूँगा। साधारण से साधारण जनता, वह ऐसी नीति का पालन करना चाहता था जो जनता का दिल जीत सके। वह मानता था कि सुल्तान की नीति न तो अत्यधिक कठोर होनी चाहिए न कोमल। बिल्कुल, बौद्ध धर्म जो अचानक क्यों आगे निकल गया, जैन धर्म क्यों पीछे रह गया, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म के नियम न कठोर थे न कोमल थे, वो क्या था, मतलब मध्यम मार्ग का था। जैन धर्म क्या था, मतलब आप राह चलते हुए चींटी भी मर गई तो वो अहिंसा, मतलब कि वो हिंसा हो गई, वो भी आपको नहीं करना है। पेड़ भी, छोटा पेड़ सब भी नहीं उखाड़ के खाना है। तो जैन धर्म क्लिष्ट हो गया, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग हो गया, इसलिए बौद्ध धर्म सफल हो गया। तो यही जो है सो कहते हैं कि बलबन कि शासक को ये जो नीति होती है सुल्तान की, वो न कठोर होनी चाहिए न कोमल होनी चाहिए, और जनता के प्रति आप न्यायप्रिय रहिए, तभी ही आप लोकप्रिय हो पाइएगा। तब तो वो जो कोरे मारने का जो दंड सुनाया था, वो जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था बक के बारे में या मलिक हैवात खान के बारे में। अब देखिए, ईश्वर टोपा लिखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत संकीर्ण, भौतिकवादी तथा निरंकुश नहीं था। उसने इसके नैतिक सिद्धांतों पर बल दिया। उसका उद्देश्य था राजत्व को आधार को मजबूत करना और बिना सोचे समझे व्यवहार पर रोक लगाना। बलबन का विश्वास था जो सुल्तान अपने कार्य व्यवहार से अत्याचारपूर्ण नीतियों का पालन करता है वह ईश्वर के प्रति विश्वासघात करता है। मतलब बलबन क्या मानना था कि सुल्तान को अत्याचारपूर्ण नीतियों का पालन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बलबन ने शासन की निरंकुशता को रोकने के लिए नैतिक सीमाएं लांघनी चाहिए। बलबन का राजत्व मनुष्य द्वारा निर्मित राजनीतिक और नियंत्रण एवं पथ प्रदर्शन करने वाली संस्था नहीं था, वह ईश्वर की इच्छा के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि बलबन ने शासन के दायित्व पर अत्यधिक बल दिया है। यानी कि वो राजत्व को दैवीय संस्था माना था। मतलब राजा क्या होते हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। क्लियर, यही बात बताया है कौन, ईश्वर टोपा। कथन महत्वपूर्ण रहते हैं। अब देखिए बलबन का मूल्यांकन। बलबन के उत्तराधिकारी जो थे वो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों की तरह क्या हुए, अयोग्य साबित हुए। मतलब इल्तुतमिश भी योग्य था पर उसका बेटा या बेटी योग्य, बेटी तो योग्य भी थी पर लड़की होने के कारण उसको काफ़ी, महिला होने के कारण समस्या हुई, पुत्र तो अयोग्य ही था। तो इस तरह से मतलब कि बलबन का भी हाल हुआ। उसके जो उत्तराधिकारी वो काफ़ी अयोग्य साबित हुए, तो उसका राज ज़्यादा दिन कायम नहीं रह सका। उसका जो पुत्र था बलबन का बुगरा खां, वो दिल्ली का राज सिंहासन अपने पुत्र के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि लखनौती वो चला गया था, लखनौती में ही शासन करने लगा। लखनौती यानी बंगाल। और उसका 18 वर्ष का बेटा जो था कैकूबाद समस्त राजकाज निजामुद्दीन के हाथों में सौंपकर विलासिता में लग गया। अब उसका पुत्र 18 साल का बच्चा क्या शासन करेगा। वैसे 18 साल के में ही उम्र में बहुत शासक ने बड़े अच्छे शासन किए, लेकिन ये कैकूबाद उस तरह का कोई कमाल नहीं कर सका और अपना सारा राजकाज निजामुद्दीन को सौंप दिया। अब ये निजामुद्दीन क्या किया
कि अपना विरोधी तुर्क अमीरों को मरवाना चाहे कि हम सबको मरवा देंगे और ख़ुद शासक बन जाएंगे। लेकिन बेचारा इसको पता नहीं था कि दूसरों के लिए जो गड्ढे खोदता है वो खुद उसमें पहले गिरता है। तो निज़ामुद्दीन की हत्या दूसरे की हत्या करने के चक्कर में खुद ब खुद हो गई। तो इसी समय मंगोलों के विरुद्ध लड़ने में बड़ी महारत हासिल की थी जलालुद्दीन खिलजी, सीमांत प्रदेशों में प्रहरी के रूप में नियुक्त था। वह आया और शासन को एकदम अपने नियंत्रण में ले लिया। 1290 ईस्वी में सबको ख़त्म करके खिलजी वंश का शासन स्थापित कर दिया। अब बलबन के बारे में और देखिए। बलबन किसी राजवंश की नींव भले ही न डाला, पर ऊपरी दोआब अथवा सिंधु गंगा मैदान में कठोर कानून लागू किया। तो ये सब बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो ये सब काम किया। अब ये बलबन क्यों नहीं, मतलब कि सेना तो मजबूत थी इसकी, तो क्यों नहीं ये नए नए क्षेत्रों पर शासन किया? तो इसकी वजह देखिए। खूब ज़्यादा आक्रमण नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं जीते, जबकि बलबन खुद योग्य सेनापति था, उसके पास मजबूत सेना थी। तो इसकी वजह देखिए कि बलबन के समय मंगोलों के आक्रमण का डर था, तो इसलिए बलबन अपने जो सत्ता थी, जो शासन था, जिन क्षेत्रों पर शासन था, उसी को बरकरार रखने का प्रयास किया। और जाहिर सी बात है कि जब ये सब काम नहीं किया, एक और बात है कि वो वास्तुकला के क्षेत्र में भी कोई खास योगदान नहीं दिया। अपने पुत्र बुगरा खान को वह सलाह दिया था कि सेना पर अपने आय का आधा खर्च करो ताकि आपातकाल में सुरक्षित रहे। देखिए, फिर सेना पर यह जोर दे रहा है कि इमरजेंसी में आपको सुरक्षित रहना। अपने बेटा को बोलता है, पुत्र बुगरा खान को, कि आपको सुरक्षित रहना है तो इमरजेंसी के लिए भी सेना को क्या करो, अपने आधा आय खर्च करो, पर अपने साम्राज्य को मजबूती से कायम रखो। बलबन ने व्यास नदी के समानांतर चलने वाली मुल्तान दीपालपुर सुनाम रेखा पर मंगोलों को रोके रखने में सफलता प्राप्त की। यही मंगोल के चक्कर में ये तो आगे विकास नहीं कर पाया था, पर लाहौर के आगे के क्षेत्र में मंगोलों के पीछे धकेलने में वह सफल नहीं हो पाया, जबकि उसे उस समय निम्न स्तरीय मंगोलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो मुख्य मंगोल शासक जो थे, बड़े बड़े लड़ाकू सब, वो सब इराक, ईरान और सीरिया पर अपना ध्यान लगाए हुए थे। और तुगरिल के पक्ष में, अच्छा अब देखिए, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बंगाल में जो भी शासक जाता था बेवफा हो जाता था। तो तुगरिल खान जो वहाँ का शासक बना था, तो तुगरिल खान से लड़ने बलबन क्या किया था, बार बार सैनिक सब भेजा था, लेकिन क्या करता था, तुगरिल खान पैसा दे के मिला लेता था। इससे क्या बात पता चलती है कि बलबन के काल में जो सैनिक थे वो असंतुष्ट थे। किससे? अपने वेतन से। उनको अपने वेतन से असंतोष था, इसलिए पैसा जिधर देखा उधर जो है चला जाता था। तो और वह लूट के माल पर ये सेना लोग निर्भर रहा करते थे। एक महत्वपूर्ण यहाँ पे वर्ड्स निकल के आ रहा है कि लूट के माल को गनीम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लूट के माल को गनीम। युद्ध जो होता था, कहीं पर आक्रमण होता था, तो वहाँ पे विजय करने के पश्चात भारी मात्रा में लूट की जाती थी। तो लूट की माल में ये मतलब कि अच्छा खासा हिस्सा किसको मिलता था? जो लूटने वाले सैनिक होते थे उनको। तो लूट का माल को गनीम बोला जाता था। और बलबन की मृत्यु 1287 ईस्वी में हो गई। तो इसकी मृत्यु पे लिखा है बर्नी ने कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारुल अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने अपने सिरों पर धूल फेंकी और उन्होंने 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और क्या किए? भूमि पर सोए। बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है। तो इस तरह से बलबन की मृत्यु हो जाती है और इसका काल है 1266 से 1287 ईस्वी। एक मजबूत शासक का अंत होता है। उत्तराधिकारी अयोग्य रहते हैं, फिर भी गयासुद्दीन बलबन अपने इस शासन काल में एक अमिट प्रभाव छोड़ जाता है कि आज हम उन्हें उसको हमेशा एक मजबूत शासक के रूप में, इल्तुतमिश से भी मजबूत शासक के रूप में याद रखते हैं, जो कि पहला शासक था जो कि राजत्व के सिद्धांत को इस तरह से पेश किया था। तो आज का हमारा ये
वीडियो पसंद आई, हम फिर मध्यकालीन भारत से संबंधित अन्य शासकों और मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन थे, या गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, फिर उनके प्रशासन, या मुग़ल वंश, फिर उनके प्रशासन, ये सारे वीडियो हम चरणबद्ध तरीके से लाएंगे। तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, सब्सक्रिप्शन करके चैनल के प्रति अपना प्यार दर्शाना बिल्कुल ना भूलें। आपका जो आप लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और आपके लिए हम और बेहतरीन प्रयास करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस करें और कहीं भी बाहर ना जाए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।